आज पढ़ेंगे एटियल सेप्टल डिफेक्ट। तीन तरह के हैं, पिछले लेक्चर में बताया था। ओस्टियम प्राइमम अगर नीचे वाले पार्ट पे डिफेक्ट्स है, ओस्टियम सेकेंडम अगर मिडल पार्ट पे, और अगर अपर पार्ट के सेप्टम पे डिफेक्ट है तो साइनस विनोसस डिफेक्ट। ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे जब बेबी बोर्न होगा तो ऑक्सीजन जाएगी, कोलैप्स लंग्स जो थे वो अब फंक्शन में आ जाएंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन दौड़ने लग जाएगा लंग्स की तरफ, और लेफ्ट वेंट्रिकल जहां पे लेफ्ट एट्रिया जहां पे प्रेशर कम थे वहां प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। धीरे धीरे यहाँ पे प्रेशर बढ़ने लग जाएगा क्योंकि चारों पल्मोनरी वेन यहाँ पे ब्लड लेके आने लग जाएंगी। यहाँ प्रेशर बढ़ेगा। अब हमें पता है एट्रिया में सेप्टल में डिफेक्ट है तो ये ब्लड यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है। एक और रीजन है कि यहाँ पे प्रेशर क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेसेंटा थी वहां से जो ब्लड आ रहा था वो भी तो डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा हमने निकाली थी, एक तरह से खत्म हो गया है। तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होने का कारण है प्लेसेंटा को हमने बाहर निकाल लिया है। तो जैसे ही कॉर्ड क्लैंपिंग करेंगे, अम्बेलाइकल कॉर्ड की क्लैंपिंग करेंगे, वैसे ही यहाँ प्रेशर डिक्रीज होगा, धीरे धीरे यहाँ प्रेशर इंक्रीज होगा और फ्लो यूं होने लग जाएगा। इसको बोलेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट टू राइट शिफ्ट। लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पर शुरुआत में इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा जैसे ही पैदा हुआ उसी टाइम सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ होगी स्टिफनेस, राइट वेंट्रिकुलर की स्टिफनेस होगी। राइट वेंट्रिकुलर अगर स्टिफ है तो ब्लड फ्लो शुरुआत में बहुत कम होगा, इतना ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं होगा। पर जैसे ही 1 मंथ हो जाएगा सिम्टम्स आने लग जाएंगे, क्योंकि जैसे स्टिफनेस घटेगी ब्लड फ्लो बढ़ता जाएगा। ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो इसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसकी मसल्स ज्यादा काम करेंगी तो यहाँ हाइपरट्रोफी होने लग जाएगी। तो क्या क्या दिखेगा? ये चैम्बर डायलेटेड हो जाएगा, ये डायलेटेड हो जाएगा, यानी कि क्या? राइट एट्रियम डायलेटेशन दिखेगी। कौन से डायलेटेड चैम्बर्स है? राइट एट्रियम डायलेटेड, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, और साथ में जो पल्मोनरी आर्टरी जा रही है वहां भी डायलेटेशन हो जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी में डायलेटेशन हो रहा है, यहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत तेजी से है, तो जब इजेक्ट होएगा ब्लड बाहर की तरफ तो मरमर सुनाई देंगे। मरमर यानी हार्ट साउंड, तो लाउड मरमर सुनाई देंगे, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। एक और टाइप के मरमर इसमें सुनाई देंगे, मिड डायस्टोलिक, डायस्टोल के बीच में जब रिलैक्स होगा हार्ट तो यहाँ पे जब ब्लड गिरेगा तो उसकी आवाज आएगी मिड डायस्टोलिक मरमर। तो ये दोनों तरह के मरमर इसमें सुनाई देंगे। ये सारे इफेक्ट्स इसमें होंगे। जैसे ही अब पल्मोनरी आर्टरी डायलेटेशन होएगी तो इसमें कई बार ब्लड जा रहा है तो पल्मोनरी रिगर्जिटेशन भी हो सकता है, वापस की तरफ आ सकता है, पर वो बहुत सम टाइम की बात है। अब इसमें दो डिफेक्ट और आ सकते हैं जो इसके साथ एसोसिएट करते हैं, जिसमें नाम है होल्ट ऑर्मर सिंड्रोम और एक ल्यूटेम बैकर सिंड्रोम। ये एसोसिएशन होता है जो एड्रियल सेप्टल डिफेक्ट के साथ है। साथ में शुरू में जब स्टिफनेस रहेगी यहाँ पे, तो अगर स्टिफनेस है, ब्लड फ्लो कम हो रहा है, ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो वो बज नहीं रहा, जैसे वेजल्स पे बज नहीं रहा इतना ज्यादा, यानी इरोजन नहीं हो रही, डैमेज नहीं हो रहा कोई भी एंडोथेलियम पे, तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस कम है। इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस का रिस्क यहाँ पर बहुत कम है। और यहाँ पर ब्लड फ्लो नीचे भी हो रहा होगा, इधर भी हो रहा होगा, तो इसका तो सवाल ही नहीं है डायलेट होने का। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसको डिफरेंशिएट करेगा बाद में, लेफ्ट एट्रियम डायलेटेशन नहीं होगी। ये डिफरेंशिएट फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीएसडी के साथ। वहां हम पढ़ेंगे कि लेफ्ट एट्रियम डायलेटेशन होती है अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में। तो अब मैंने इनमें बताया दो सिंड्रोम एसोसिएटेड है, होल्ट ऑर्मर सिंड्रोम, ल्यूटेम बैकर सिंड्रोम। होल्ट ऑर्मर सिंड्रोम में क्या होगा? एक तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, साथ में फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक दिखेगा, साथ में एक और चीज की रेडियल बोन ही नहीं है। हाथ के पास जो अंगूठे के पास ऊपर बोन होती है, रेडियल बोन, वो एब्सेंट होएगी बेबी में, एक्सरे पे दिखेगी। ल्यूटेम बैकर में
एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के साथ माइट्रल स्टेनोसिस होएगा। तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन कौन से सिंड्रोम है, आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, जहां रेडियल बोन एब्सेंट्स है। जहां रेडियल बोन एब्सेंट्स हो सकती हैं, ऐसे तीन डिफरेंशिएट फीचर्स हैं जो, एक तो हो सकता है होल्ट ऑर्मर सिंड्रोम जो अभी हमने पढ़ा है, एक ये तब होएगा जब बोन मैरो का सप्रेशन हो जाएगा यानी फैनकनीज एनीमिया, और एक होता है टार सिंड्रोम। टार यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट्स कम। तो हम क्या क्या इवेल्युएशन करेंगे जब भी हमें बच्चे में रेडियल बोन एब्सेंट मिलेगी? एक तो हम सबसे बड़ा इवेल्युएशन करेंगे नीमिया यानी ब्लड रिपोर्ट देखेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लिए, फैनकनीज एनीमिया के लिए बोन मैरो देखेंगे क्योंकि ये बोन मैरो सप्रेशन से होता है, और हम हार्ट में एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट देखेंगे। पर हम इसके लिए कभी भी कैरियोटाइपिंग नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसके लिए हम कभी भी कैरियोटाइपिंग नहीं करेंगे। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में याद रखने वाली बात है कि डायलिटेशन क्या क्या चैम्बर होंगे जिससे हम सस्पेक्ट कर पाएंगे इसको। राइट एट्रियल डायलेटेड, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, पल्मोनरी एट्रियल डायलेटेशन, मर्मर में इजेक्शन सिस्टोलिक और मिड डायस्टोलिक मर्मर। कभी भी लेफ्ट एट्रियम डायलेटेशन नहीं होगा। और लिस्ट रिस्क है इसमें इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस का, हार्ट फेलियर का भी, क्योंकि इसमें इरोजन नहीं हो रही है, क्योंकि ब्लड फ्लो शुरू में हुआ नहीं, क्योंकि स्टिफनेस थी। और साथ में दो सिंड्रोम हमने बताए हैं, होल्ट आर्मर सिंड्रोम और ल्यूटेनबेकर सिंड्रोम। थैंक यू।